हेलो एवरीवन, सभी टीचर्स को कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि सीटेट की डेट फाइनल हो चुकी है। 5 तारीख को है, आपके पास 1 महीना है। तो मैं यहाँ पे आपको सीटेट के लिए मैथ के कुछ क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करेंगे। और दरअसल प्रैक्टिस क्या करेंगे, हम शॉर्ट तरीके से सीखेंगे। कुछ सम ऐसे होते हैं जिनमें आप 3 से 4 मिनट लगाते हो, लेकिन कुछ ऐसे सीधे होते हैं कि उनको आप जल्दी किस तरह से निकालोगे, वो बस हम प्रैक्टिस करेंगे। और उसके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हो तो बस आप दिन रात मेहनत करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो ठीक है, हम लेके आए हैं पेपर 1। हम दोनों लेंगे, पेपर 1 और 2 दोनों लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सिलेबस थोड़ा सा बस 2 का थोड़ा सा हाई लेवल तक हो जाता है, हायर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पेपर 1 के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप कैलकुलेशन के बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो हम लेते हैं जो दिसंबर 2019 में हुआ था, उसमें हम उस पेपर को हम लेने वाले हैं, पेपर 1। तो हम उसमें इसमें मैथ के कुछ पेडालॉजी से संबंधित भी क्वेश्चन होते हैं, तो उनको हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी से थोड़ा सा रिलेटेड है। लेकिन पेडालॉजी अपने आप में एक अलग से है। उसके लिए तो देखो पेडालॉजी के थोड़े से स्पेशलिस्ट चाहिए। तो हम मैथ के क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशन होती है वो वाले उनके तरीके सीखेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 39वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि किसी बाजार में, देखो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इनके आपको आंसर दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, इसमें देखो रेट दे रखे हैं। टमाटर कितना है, 1 किलोग्राम का 40 रुपए है। आलू 2 किलोग्राम के 25 रुपए। गाजर 250 ग्राम 20 रुपए। लौकी 1 किलोग्राम का 10 रुपए। मिर्च और नींबू का इसने रेट दे रखा। बाद में संजय ने कितना खरीदा है, आधा किलोमीटर, 1/2 किलोग्राम, ठीक है। 1/2 किलोग्राम टमाटर। लेकिन टमाटर तो 1 किलो कितने का था, 40 का। तो सीधी सी बात है, आधा किलोग्राम कितने का हुआ, 20 का हुआ। बस आप इस तरह से लिखते जाओ, आपको जहां पर भी रफ काम करना आप सीधा लिखते जाओ। उसके बाद उसने 1 किलोग्राम आलू 2 किलोग्राम 25 के थे, तो 1 किलोग्राम कितने का हुआ, 12.5 रुपए का। ये मैं रुपए लिख रहा हूं। उसके बाद उसने क्या दे रखा है, 1/2 केजी गाजर। गाजर का क्या रेट था, 250 ग्राम 20 रुपए की थी। और 1/2 किलोग्राम मतलब 500 ग्राम। आधा किलो कितना होता है, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम सीधी सी बात है डबल होगा, मतलब 20 दूनी 40 का होगा। उसके बाद आगे है 250 ग्राम मिर्च। मिर्च का क्या भाव है, मिर्च है 10 रुपए 100 ग्राम की। तो आप बताओ, 100 ग्राम 10 रुपए की, 200 ग्राम 20 रुपए की, तो 250 ग्राम कितनी, देखो 100 ग्राम 10 की है तो मतलब 50 ग्राम कितने की होगी, 5 की होगी। तो इसमें 5 और दो जोड़ दो, मतलब 25 रुपए की। उसके बाद और उसने क्या खरीदा है, उसने 6 नींबू खरीदे हैं। 4 नींबू, एक बात को समझो, अगर 4 नींबू 10 रुपए के हैं तो मतलब 2 नींबू मेरे 5 रुपए के होंगे। अब मुझे निकालने 6 नींबू, 2 तिया 6 मतलब 5 तिया 15, तो 15 रुपए के। टोटल कितने हुए, 25 और 15 40, 40 80, 20 100 में 12 जोड़ा 112.5 रुपए। यानी कि कुल रुपए उसको इतने देने हैं। लेकिन उसने दुकानदार को 200 का नोट दिया। भाई आजकल 200 का नोट प्रचलित है, ठीक है। और आदमी जब बाजार में जाता है तो 200 का नोट लेके जाता है। तो यहां से देखो, अगर 200 में से हमने ये घटाया 200.00, जब आपको घटाना हो, पॉइंट में कोई रकम हो, तो आप 00 लगा सकते हो, ठीक है। ये 0 चलो रहने दो, पॉइंट के बाद 1 है इसलिए 200 के बाद मैंने 1 0 लगाई। आगे आप घटा सकते हो। 10 में से, यहाँ पर 10 नहीं क्योंकि यहाँ पर एक कैरी ले जाते हैं, तो 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 1 गया 8। इतना इसका ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 14th क्वेश्चन लेते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमशः अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो किसी से भी भाग नहीं होती। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13। लेकिन 11 13 तो खुद ही 2 अंकों वाली है। तो अगर आप 2 अंकों वाली की बात कर रहा है तो मतलब या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा। ये वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 अंक वाली संख्या की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अब ये संख्या कहती है कि 2 अंकों वाली कौन सी है, अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद में संख्या के अंकों का योग 3 और 4 का गुणज। इनमें से 3 और 4 का गुणज आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन 35 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 57 है, उसके बाद 23 है। देखो 5 और 3 8, क्या ये 4 और 3 का गुणज है? इनमें से 4 और 3 से कौन सी संख्या भाज्य होती है?
क्या ये 4 और 3 से होती है? नहीं। क्या ये 4 3 से होती है? नहीं। क्या ये 4 और 3 से होती है? नहीं, ये होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर इनको आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 12। गुणजों का जोड़ लिख रखा है ना, अंकों का योग। तो देखो 5 और 3 8, 3 से भाग नहीं होता। 3 और 4, 3 से भाग नहीं होता। 3 और 2 5, ये तो ना 3 से होता ना 4 से होता। ये है 7 और 5 12। 12 3 से भी होता है, 12 4 से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की निश्चित रूप से चित्रित की गई है। 2 घंटे तक 50 रुपए, 2 घंटे से ऊपर 5 घंटे तक 75 रुपए, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक अतिरिक्त 10 घंटा। अब देखो ये अलग अलग रेट दे रखा। राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने पर वह 4:30 PM पर आया। 4:30 PM पर। तो देखो 7 AM से 4:30 PM तक टोटल कितने टाइम हो गए? 7 से 12, 5 घंटे तो ये हुए 5 आवर, और फिर 12 से 4:30 प्लस में 4:30 ये घंटे ये हुए, मतलब 9.5 घंटे। पार्किंग उसने कितनी दी? 9.5 घंटे। अब 9.5 घंटे के लिए देखो इसने क्या लिख रखा है, 8 से ऊपर और 12 घंटे तक का सीधा सा हिसाब दे रखा है 150 रुपए। तो ये 8 और 12 में डी में लिख रखा है ना, 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक, तो 150 रुपए, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, 150 रुपए उसको देने पड़ेंगे। ओके, आगे लेते हैं। 41 के बाद 42वां क्वेश्चन है। 42वां क्वेश्चन है, आरोही क्रम में देखो संख्याएं कौन सी लिख रखी हैं? 7.07, 7.70, 7.707, 7.007 और 0.77। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको बड़ी छोटी, तो देखो यहां पर 2 अंक हैं, 3 अंक पूरे कर लो। यहां पर 2 अंक हैं, 3 अंक पूरे कर लो। यहां पर 3 अंक है, यहां पर 3 अंक है, यहां पर 2 अंक है, तो 3 अंक पूरे कर लो। सबसे आसान तरीका यही है कि जो हाईएस्ट है, क्योंकि देखो इसमें मैंने देखा 3 है, इसमें 3 है, तो क्यों ना बाकी में भी 3 अंक पूरा किया जाए। अब सबसे छोटी तो ये है, क्योंकि ये 0 पॉइंट है, बाकी तो सारी 7 पॉइंट है। तो सबसे छोटी, क्योंकि इसने लिखनी भी किस में है? आरोही क्रम में, मतलब चढ़ता। तो सबसे पहले 0.770, उसके बाद में देखो आपको दिख जाएगा ये 7.70 है, ये 700 है, ये 707 और ये कुल 7 है। ये 7 है तो मतलब ये इससे बड़ी। 7 के बाद क्या आएगा? 70 आएगा, 700 आएगा कि 707 आएगा? 70 आएगा, मतलब 0.70 70 मानो इसको। और ये फिर 700 है तो मतलब 7.700 और उसके बाद 7.707। देखो ये होगी आरोही। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? और इसमें कह क्या रखा है? आरोही में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर? अब आगे से लो या पीछे से लो, तृतीय तो तीसरा तो बीच में ही आएगा। यही हमारा इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? इसके एक ऑप्शन में 0 नहीं लगा रखी, सिर्फ इतना लिख रखा है, क्योंकि लास्ट में 0 का क्या मतलब है? तो ये वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1। ठीक है, 42वां के बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 था। अब क्वेश्चन नंबर 43 हम लेते हैं। एक 5 अंकों की संख्या में, एक संख्या है 5 अंक वाली, 5 अंक वाली एक बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 अंकों वाली एक संख्या है। दहाई के स्थान पर अंक 8 है। दहाई के स्थान पर आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई के स्थान पर अंक, दहाई के स्थान पर अंक का 1/4। इकाई वाला दहाई का 1/4, 8 का 1/4, 4 से कर दो काटो तो ये आया मेरा 2। उसके बाद क्या कह रहा है? दहाई के बाद हजार के स्थान का अंक 0 है, हजार का 0 है। 100वें स्थान का, हजार का 0 है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना, इकाई वाले का दुगना, 2 का दुगना 4। और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना, तो इकाई के स्थान का 3 गुना मतलब 6। तो संख्या हमारी हुई 60,482, और जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं। 3 ब्रांड हैं ए बी सी के पेन, 10 12 और 20। देखो 10
12 और 24, यानी कि वो पैकेट बनाते हैं, पेन बनाते हैं। और ये वाली ए कंपनी जो है 10 पेन का एक पैकेट बनाती है, और ये वाली जो बी कंपनी जो है 12 पेन का एक पैकेट बनाती है। जो कंपनी सी है वो 24 पेन का, एक पैकेट में 24 पेन डालती है। ये 12 पेन डालती है, ये 10 पेन डालती है। तो यदि एक दुकानदार तीनों प्रकार के, अब जैसे कि मान लो कि मैं गया, मैं चाहता हूं कि तीनों के बराबर बराबर पेन खरीदूं, इतने, अब मैं एक एक पैकेट से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि सब में अलग अलग है। मैं चाहता हूं जितने इसके लिए जाएं, जितने इसके लिए जाएं, उतने उसके लिए जाए, संख्या सबकी पेन की बराबर हो, पैकेट की नहीं, पेन की बराबर हो। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें कितने ले सकता हूं, इसमें मैं 2 पैकेट ले सकता हूं तो 20 हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं कितने लूं, एडजस्ट मुझे करना है। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकालना होता है। आप 24, 12 और 10 का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। अच्छा, उसके बाद उसने पैकेट की संख्या पूछ रखी है, तो देखो यहां पर हम ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से जाएंगे। पहले वाले में क्या दे रखा है, 10, 5, 12। बताओ क्या पैकेट मेरे बराबर हो जाएंगे, 10 और 10। अगर 10 पेन वाले 10 पैकेट खरीदूंगा तो टोटल पेन 100 हो गए, और 12 पेन वाले 5 पैकेट खरीदूंगा तो 12 पंजे 60। नहीं, हम इसको ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, आपको एलसीएम में भी जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा कट गया, दूसरा ऑप्शन क्या है, 12, 10 और 5। देखो अगर 10 पेन वाले 12 पैकेट खरीदूंगा तो 120, 12 पेन वाले 10 पैकेट खरीदूंगा तो 120, और 24 पेन वाले अगर 5 पैकेट खरीदूंगा तो भी 120। तो मतलब हमारा यही ऑप्शन है, हमें सी ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सी को चेक करो गलत होगा, पेन की संख्या बराबर हो ना, 10, 12, 12, 10, 24, 5। ठीक है, तो हमारा 44 का यही आंसर है। अब हम आते हैं 45 पे। 45 मेरा है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर, एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, और इसके काट कर 4 टुकड़े बना दिए। अब जैसे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम जल्दी जल्दी में, कई बार क्या करते हैं कि एक वर्ग है और 4 टुकड़े बनाएंगे तो उस एक की भुजा 1 सेंटीमीटर होगी। हम क्या कर देते हैं, 4 को 4 से भाग कर देते हैं। नहीं, अगर हम एक वर्ग के 4 टुकड़े करेंगे तो ऐसे थोड़े ही करेंगे, 4 टुकड़े, वो वर्ग नहीं बनेगा। अगर आप ऐसे कर दोगे तो वर्ग नहीं, वो छोटे छोटे आयत बन जाएंगे। तो आप इस तरीके से करोगे। ये पूरी 4 है तो मतलब ये आधी आधी होगी। एक जो छोटा वर्ग है उसकी भुजा 4, और इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया 2 गुना 2 मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दबाजी में गलती हो जाती है, 4 को 4 से भाग करके 1 करते हैं, फिर 1 गुना 1, 1 सेंटीमीटर को हम टिक करते हैं, ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे, गलती होगी, जबकि हमारा ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 46, ऐसा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 46, ऐसा के पास रुपए 5, ठीक है ऐसे लिख लेते हैं, और रुपए 10 के कुछ सिक्के हैं। ठीक है, कुल संख्या 25 है और 160 रुपए है। सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर 1 में 15 और 10 लिख रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में 20 और 15 लिख रखी है, ऑप्शन नंबर 3 में 18 और 7 लिख रखी है, ऑप्शन नंबर 4 में 10 और 15। देखो मैं ऑप्शन से करके दिखाऊंगा। इसको निकालने के लिए बहुत लंबा मेथड है जो हम 10th में बच्चों को सिखाते हैं, एक्स वाई मान के, कि इसकी संख्या एक्स माने, इसकी संख्या वाई माने, बहुत लंबा हो जाता है, वो हम उस पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो कुल सिक्के इसमें कितने दे रखे हैं, 25। कुल सिक्के कितने दे रखे हैं, 25, और कुल धन कितना दे रखा है, यानी कि अमाउंट 160 रुपए। तो देखो 15 और 10 लो, ये भी 25 है, ये भी, ये कितना है, हाँ ये 5 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, 25 है। तो सिक्कों से तो हम नहीं निकाल सकते। कई बार क्या होता है, मान लो ये 20 और 10 लिख रखा था, 30 होता, तो इसको तो हम छोड़ ही देते। अब मान के चलो अगर 5-5 रुपए के 15 सिक्के हैं तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 75, और 10-10 रुपए के 10 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 100। क्या 160 आता है जोड़, नहीं, तो पहले वाला गया। अगर 20 के 5 है तो 20 पंजा 100, और 5 के 10 है तो 10 पंजा 50, कितना आया 150। क्या 160 आया, दूसरा भी गया, है ना। जिसका अमाउंट 160 आएगा वही हमारा आंसर होगा, सीधी सी बात है। उसके बाद 18 पंजा 90, और 7 की 10 से गुना 70, और 90 में 70 जोड़ा 160, बिल्कुल सही, हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो कई बार आप ऑप्शन से करो, आपको कोई फार्मूला लगाने की, कोई मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, यही हमारे शॉर्टकट होते हैं और इससे ज्यादा कोई शॉर्टकट नहीं होता। मुझे समझाने में अगर 2 मिनट लगी है तो आपको करने में 1 मिनट लगेगा। अब हम अगले पे आते हैं, 47 पे आते हैं। 47 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये बिल्कुल सही है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 2 के गुणनखंड 2 और 1, 3 के गुणनखंड 3 और 1, 5 के गुणनखंड 5 और 1, 7 के गुणनखंड 7 और 1, बिल्कुल सही है, 2 गुणनखंड होते हैं। 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 अंक वाली 4 अभाज्य संख्या, देखो ये 1 अंक वाली है, इसके बाद अगली 11 आएगी, वो 2 अंक वाली होती है, तो बिल्कुल 4 है, ये भी बिल्कुल सही बात है। 1 अंक वाली 4 ही होते हैं। हमें तो वो बताना जो सत्य नहीं है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये गलत है। देखो ये हमारे पास चारों संख्याएं हैं अभाज्य हैं, चारों क्या है? अभाज्य। ये क्या है? विषम। ये क्या है? विषम। ये क्या है? विषम। और ये क्या है? सम। ये हमारी क्या है? सम। सम मतलब ये वाली सम, ठीक है। ये वाला तो इवन होता है, ठीक है। तो ये हमारी इवन है, सम संख्या है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन गलत है, असत्य है, क्योंकि विषम नहीं होती भाई, एक सम भी होती है, ठीक है। अब हम आते हैं 48 क्वेश्चन पे। ये हमारा 47 था। 47 का हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? थर्ड ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 हम लेते हैं। देखो जब भी हमें ये पूछा जाता है, मैं पूछूं कि 8 और 10 से भाग होने वाली कौन सी संख्या है, तो आप हमेशा क्या निकालोगे? एलसीएम। जब ये पूछा जाए ना कि 8 और 10 से भाग होने वाली कौन सी संख्या है, और जब ये पूछा जाए कि 8 और 10 को भाग करने वाली कौन सी संख्या है, तो क्या होगा? एचसीएफ, ठीक है। 8 और 10 को कौन सी, ये पूछा जाए ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 और 10 को पूरा पूरा भाग कर दे, तो निकालोगे एचसीएफ, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए ऐसी कौन सी संख्या जो 8 और 10 से भाग हो जाए, तो निकाला जाता है एलसीएम। अब इसमें क्या पूछ रखा है? ऐसी संख्या जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से भाग होती है, मतलब आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या आप सबका एलसीएम निकाल सकते हो? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो 2 को तो आप छोड़ ही दो, 1 को भी छोड़ दो, क्यों? क्योंकि 2 4 का ही गुणनखंड है। 3 को भी छोड़ दो, क्यों? 3 9 का है। 4 को भी छोड़ सकते हो, क्यों? 4 8 का है। 5 को भी छोड़ सकते हो, क्यों? 5 10 का है। आप इस तरह से करके आप काफी सारे आपने छोड़ दिए हैं। अब जितने बचे हैं इनका आप एलसीएम निकाल लो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप 2 से भाग कर दो, 2 की 3 से गुणा, 2 तिया, फिर यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, ये 9 आएगा, 5 आएगा। अभी आपको 2 से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही है। तभी भाग करते हैं जब 2 संख्या आती है। अब देखो 1 आप 3 से कर दो, 1 7 4 3 5। अब यहां पर अगर ये संख्या बची हैं, ये सारी अलग अलग कटती हैं, किसी 2 संख्या एक संख्या से नहीं कटती, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। आप बस गुणा कर दो कि 5 दिए 15 चौके 60 की 6 से 420, और 420 की 2 से 840, और 840 की 3 से, तो 840 की 3 से करेंगे तो 3 0 3 चौके 12, 1 3 8 24, और 1 25, हमारा 2520, मतलब इसका ऑप्शन 2 हमारा सही है। देखो मैंने बड़े ही आराम से आसान से तरीके से समझा दिया है। 2 हमने क्यों छोड़ा? क्योंकि 2 इसका गुणज है। ये मैंने क्यों लिया? देखो बात को समझो। जब मैं ये कह देता कि 8 और 16 का क्या एलसीएम आएगा, 8 और 16 का एलसीएम है, क्योंकि 8 16 से ही भाग होता है, तो इसका 16 ही एलसीएम आएगा। 8 और 16 का क्या एलसीएम आएगा? 16 ही आएगा। आप करके देख लो। इसलिए आप छोटी संख्या को छोड़ सकते हो, अगर वो किसी और से भाग, जैसे 2 8 से भाग, 8 को भाग करती है, मतलब 2 8 का एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है। 4 भी 8 का फैक्टर है, 5 10 का फैक्टर है, इसलिए 3 6 का भी फैक्टर है, 9 का भी फैक्टर है। तो छोटी संख्याओं को आप छोड़ सकते हो, जो और किसी को भाग करती है उन संख्याओं को आप छोड़ सकते हो। यहां पर 8 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो 16 हमारा आंसर आएगा। थोड़ा सा बस आपको मैथ की नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं आते, ठीक है। अगला हम लेते हैं 49 क्वेश्चन। 49 भी देखो स्टेटमेंट किस तरह की हो और मैं किस तरीके से समझाऊंगा। 17.5 गुणा 3 माइनस में 21 भाग में 7
और माइनस में 3 गुना 12.5। तो देखो 17.5 गुना 3 माइनस में 3 गुना में 12.5 माइनस में 21 भाग में 7। तो आपको ये तो पता होगा कि हमारा एक बोर्ड मास का रूल होता है, सबसे पहले ब्रैकेट आती है, फिर अब होता है, डिवाइड होता है। देखो सब्ट्रैक्शन बाद में एडिशन मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले तो डिवाइड करो, ठीक है। और यहां से यहां पर हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड एक ही जगह पे। देखो इसको देखो, अगर आप 17.5 की 3 से गुणा करोगे, 3 की 12.5 से गुणा करोगे, कितना टाइम लगेगा? सीधी सी बात है, 3 बाहर कॉमन ले लो, 17.5 माइनस के 12.5 और ये भाग किया 3। 17.5 में से 12.5 5 ही बचेंगे ना, माइनस के 3 पंजे 15 में से 3 गए, 12 हमारा आंसर होगा। और 12 हमारा कौन सा है? ऑप्शन 4 है। आप इस तरीके से करो, आपको पेन कॉपी भी उठाने की जरूरत नहीं है। आप रकम देखो, ये 17.5 गुणा 3, ये 12.5 गुणा 3, 3 दोनों में से कॉमन आया 17.5। अरे 17.5 में से 12.5 गए, कितना बचा? 5 बचा। 5 की 3 से गुणा 15, 15 में तो इसे यहां से भाग देंगे, 3 घट के कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बगैर पेन कॉपी उठा के आप कर सकते हो। अगला देखते हैं, 49 के बाद 50 देखते हैं। 50 में है, एक बाग है, बाग के वृक्षों में नीम की संख्या, वृक्षों की संख्या 1/6 है। देखो एक बाग है और उस बाग में कुछ टोटल कुछ वृक्ष हैं। उन वृक्ष में से जो नीम के हैं वो 6वां भाग है। तो मेरी बात सुनो, अगर मैं नीम के वृक्ष x मान लूं तो टोटल मेरे क्या हो जाएंगे? 6x, क्योंकि नीम वाले इसका 6वां है तो ये इसका कितना गुना है? 6 गुना है। अगर नीम के x हैं तो बाग में टोटल वृक्ष कितने हैं? 6 गुना है, क्योंकि बाग का नीम के वृक्ष 6वां हिस्सा है। अब और आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आधे वृक्ष अशोक के हैं। टोटल 6x में से अशोक के कितने वृक्ष हैं? अशोक के आधे मतलब 3x, ठीक है। और शेष यूकेलिप्टस के हैं। अब शेष कितने बच गए यूं बताओ भाई। टोटल 6x थे, 3x अशोक के हैं, x नीम के हैं, 3x और x 4x। 6x में से 4x गए, मतलब 2x अपने पास शेष है। अब देखो कितने आराम से क्वेश्चन होगा। इस x की वैल्यू इसमें 5 दे रखी है, तो 3x की वैल्यू 5 दी है 15, 2x की वैल्यू 5 दूनी 10। क्या पूछ रखा है? यूकेलिप्टस के कितने हैं? 10 हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4। बड़े आराम से कर सकते हो। अगला है 51 है। 51 क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 29 अगस्त 2019 को कितने बजे? 16:30 प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त 8:45 पर पहुंचती है। कुल समय आपको बताना, देखो बहुत क्वेश्चन है। 29 अगस्त को 16:30, मतलब ये शाम की बात कर रहा है। 16 क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये शाम के 4:30। 29 अगस्त को टोटल कितना टाइम लगा? 29 अगस्त को 4:30 बजे से 12 बजे तक का कितना टाइम लगा? तो 4:30, 5 और 7 मतलब 7.5 घंटे लगे, ठीक है। 4:30 बजे से 12 बजे तक। फिर 29 अगस्त रात को 12 बजे 30 अगस्त हो जाती है। 30 अगस्त पूरा दिन वो चलती रही, मतलब 24 के 24 घंटे वो चलती रही। और 31 अगस्त को 8:45 पे वो पहुंच गई। तो टोटल सारा टाइम आप जोड़ो, 24 और 7, आप ऐसे कर लो, 24 घंटे 0 मिनट, है ना। अब तो जोड़ ही दोगे। 5 के 5, 4 और 3 7। अब 7 अभी समझाऊंगा मैं, थोड़ा सा रुकना। 7 और 4 11 और 8 19 और 2 और 1 3, 39 घंटे 75 मिनट। पर क्या 75 मिनट होती है? अरे घंटे में तो 60 मिनट होती है। इसका मतलब इस 75 को हम अलग अलग कर देते हैं, 60 मिनट अलग, 15 मिनट अलग, और 60 मिनट का 1 घंटा बना के इसमें जोड़ दो तो 40 घंटे, मतलब 40 घंटे और 15 मिनट का उसको टाइम लगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम आते हैं अगले सम पे, क्वेश्चन 52 पे। क्वेश्चन 52,
52 में भी क्या दे रखा है, आपको घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन 52 में, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सबसे छोटा मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर का क्या होता है, 10 मिलीमीटर का क्या होता है 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का क्या होता है 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर का क्या होता है 1 मीटर। 10 मीटर का क्या होता है 1 डेकामीटर। ये डेसीमीटर है, ये डेकामीटर है। 10 डेकामीटर का क्या होता है 1 हेक्टामीटर। और 10 हेक्टामीटर का क्या होता है 1 किलोमीटर। इतने तो आपको याद होने ही चाहिए। आपने हेक्टेयर सुना होगा, ये हेक्टेयर हेक्टामीटर ही होता है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है 8 मीटर। आप ये कोई मीटर में दे रखा है, कोई सेंटीमीटर में दे रखा, आपको क्या करना पड़ेगा, सारे छोटी यूनिट में आपको चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो 8 मीटर 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर 8500 मिलीमीटर और 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर ये दे रखा है। ये यहाँ पे कोमा है, ये मतलब इकट्ठा है, और ये अलग से है तो ये इकट्ठा है। सबसे पहले अब बात सुनो, अगर मैं 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर पूछूं तो 10, लेकिन 1 डेसीमीटर में पूछूं तो ये 10 गुना 10 100 हो जाएगा भाई, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, फिर 1 सेंटीमीटर में ये, तो डेसीमीटर के जब मैं मिलीमीटर बनाऊंगा तो 100 हो जाएगा। मीटर के जब मिलीमीटर बनाऊंगा तो 1000 हो जाएगा। जब डेकामीटर के बनाऊंगा तो 10,000, हेक्टामीटर के बनाऊंगा तो 1,00,000, और ये फिर ये और ज्यादा 10 लाख हो गया। इस तरह से चलता है। अब मीटर के बनाने हैं मिलीमीटर, तो मीटर में मिलीमीटर 1000, मतलब ये हुआ मेरा 8000। 80 डेसीमीटर, डेसीमीटर के कितने हो जाएंगे, ये 100 होते हैं, तो 8000 तो ये हो गया, क्योंकि 1 डेसीमीटर में मिलीमीटर कितने 100, 80 गुना 100 8000 ये, और 8 सेंटीमीटर के मिलीमीटर 80 ये, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं तो 8 में 80, तो ये मेरा 8080 मिलीमीटर हुआ। इस तरह से आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। और ये 85 मिलीमीटर, और ये देखो ये पूरा इकट्ठा है ना। 8 मीटर ये 8000 हो गया, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 1 मीटर में मिलीमीटर 1000। 800 ये, अब 800 को 10 से और गुणा करनी पड़ेगी, 8000 ये, 8000 मतलब 16000। ये तो घटते क्रम में नहीं है, ये तो घटते क्रम में नहीं है, सॉरी ये मिलीमीटर था। अच्छा अगर ये मिलीमीटर है तो ये 16000 नहीं होगा, ये मेरा कितना होगा, हाँ 8008 होगा। ठीक है, ये मिलीमीटर था, तो ये तो मेरा घटते क्रम में नहीं है, तो इतना तो पता चल गया। सबसे बड़ी तो ये है 8500। अब जिसमें पहले में, अब दूसरे पार्ट में भी पहले में शुरू में 8500 लिख रखा है, तीसरे में लिख रखा है। अब हमें ये पता चल गया इससे छोटी कौन सी है, ये वाली। अब ये दूसरे नंबर पे सेकंड पार्ट में लिखी हुई है, मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है ना, सबसे बड़ी 8500 वाली, उससे छोटी 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर वाली, जो कि हमारे सेकंड पार्ट में लिख रखी है। उससे छोटी कौन सी 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर वाली, ये 8008, और उससे छोटी फिर 8000, ये हो ना, ये 8500 8080 8008 और फिर ये 8000, यानी कि 8 मीटर ये सबसे छोटी है, जो कि लास्ट में होने चाहिए, और वो हमारे सेकंड पार्ट में भी है। हालांकि थर्ड पार्ट में है, लेकिन थर्ड पार्ट में बीच वाली कुछ मिक्स मैच नहीं होती, तो इसका हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम 53 थर्ड सम पे। फिफ्टी थर्ड हमारा है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। क्या है, त्रिविम विचार अक्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, विषय को सरल। देखो विषय को सरल बनाना तो पुस्तकें बनाने के लिए, जब हम पुस्तकें बनाते हैं तब विषय ऐसा होना चाहिए कि सरल हो। अब उसमें मैथ का क्या भी हो, तो चाहे इंग्लिश की भी हो चाहे किसी की भी हो, तो ये जनरल फैक्ट है, इसको हम नहीं लेंगे। सी हम नहीं लेंगे। डी है, संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। ये देखो एक बेसिक चीज है, इसको स्पेशल कैटेगरी में नहीं ले सकते हम, है ना। हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी की, कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण मतलब जैसे मैं पूछूं कि जोड़ से हम क्या लिखेंगे, वो एक स्पेशल हो जाता है। तो ये तो जनरल सी बात है कि विषय सरल होना चाहिए, निरस्ता को समाप्त होना चाहिए, ये नहीं है। त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन करना ए, और ए के साथ अगर आएगा तो बी आएगा।
मतलब ए और बी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद एक और करते हैं, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। ये सारे पेडालॉजी से संबंधित हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन है जो हम कर लेंगे, सारे हम नहीं करेंगे क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है। तो ले चलो 54 हम कर लेते हैं। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, लंबाई आपको ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आयत है, लंबाई हमें पता नहीं, चौड़ाई इसकी 30 है, तो हमें इसके परिमाप का यानी कि पेरीमीटर का फार्मूला इसमें लगेगा, क्योंकि जो तार है ना वो तार का ही बना है। तो ये तार है, तार की कुल लंबाई निकालने के लिए हमेशा पेरीमीटर मतलब परिमाप का हम इस्तेमाल करते हैं, और परिमाप को हम लिखते हैं 2 गुणा में x प्लस वाई, और बराबर में ये दे रखा है 180, 2 बटे में चला गया तो x प्लस वाई बराबर 90। अब बताओ अगर मैं y की जगह यहां पर 30 रख दूं तो x कितना आ जाएगा, 30 उधर जाके घट के कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सीधी सी बात है, तो यहां पर ये मेरा आंसर होगा। उसके बाद और लेते हैं हम, अच्छा 55वां लेते हैं कि कक्षा के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया और कुछ छात्रों ने 404 लिख दिया। अब 44 लिखना था, 404 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो आप क्या कहोगे? क्या उनको ये कहोगे कि उनको समूह में रखें, जिसने सही नहीं किया उनको अलग लिखेंगे? नहीं, ये गलत बात है। इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है? दूसरा है उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, इससे भी क्या फर्क पड़ता है? उनको पता होता तो वो पहली बार में लिख देते, दोबारा कहने से क्या होगा? उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, ये भी थोड़ा सा है, लेकिन सही उत्तर लिखने से उनको समझ में थोड़ा ही आएगा। ठीक है, हाँ हम बच्चों को कई बार बता देते हैं कि अगर उन्हें गलत लिख दिया तो भाई ऐसा करो, लेकिन हम समझाते भी हैं। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, यानी कि ये 4th ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी इसके पेडालॉजी के हैं वो हम नहीं करेंगे, आज वैसे भी टाइम बहुत हो चुका है। तो हम दोनों क्वेश्चन हम करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की हम तैयारी करेंगे। ओके एवरीवन, तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताना। ओके, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आप प्रैक्टिस अगर करोगे तो 1 महीने में आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, सीटेट कोई बड़े लेवल की बात नहीं है। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड गुड बाय।